वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का श्योर सक्सेस सेंटर यूट्यूब क्लासेस में। तो आज हम 2024-25 का बजट, आज 1 फरवरी 2024 है। तो आज हमारी वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। तो उस बजट को हम डेप्थ में कंप्लीट डेप्थ में जानेंगे। ये जो पीडीएफ है ये वित्त मंत्रालय के फाइनेंस मिनिस्ट्री के पोर्टल से डाउनलोड की है। तो इसमें जो जो फैक्ट है उनको हम कंप्लीट जानेंगे। ठीक है, तो 2024-25 का ये बजट है, फरवरी 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा बजट प्रभार। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसमें एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। और वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं बजट 2024 की, जो अभी रिसेंटली आज ही के डेट देखो, विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत। तो ये टारगेट है 2047 तक विकसित भारत। ठीक है, विकास मंत्रालय, सबका साथ सबका विकास। देखो ये जर्नल पॉइंट है, तो ये कोई खास वो नहीं है, लेकिन क्या है कि ये पीडीएफ वित्त मंत्रालय से तो पूरा थोड़ा थोड़ा था। देखो सभी का व्यापक विकास होने के लिए ये पॉइंट है। फिर सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है, बाकी जानते ये नारे किसके हैं। सबका प्रयास के समर्थन से जनसांख्यिकी, लोकतंत्र, विविधता एंड विकसित भारत @ 2047 तक। ठीक है, अब बजट के पॉइंट हमारे यहां से शुरू होने वाले हैं। जन केंद्रित समावेशी विकास। जन केंद्रित समावेशी विकास, सभी प्रकार की अवसंरचनाएं, भौतिकी, डिजिटली एंड सोशल का ठोस विकास, ये एक पॉइंट है। एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको DPI कहते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। औपचारीकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। जीएसटी द्वारा आधार को गहनता विस्तार की प्राप्ति। ठीक है, जीएसटी की प्राप्ति वगैरह, जो सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र में बचत, ऋण, निवेश वापस पटरी पर लौटे है। ठीक है, एंड GIFT अर्थव्यवस्था में वैश्विक पूंजी वित्तीय सेवाओं को मजबूत द्वारा। मुद्रास्फीति का सक्रिय प्रबंधन, देश के सभी भाग आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बने रहे। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट हमारा यहां से अब शुरू होने वाला है। डॉलर के संदर्भ में भारत और विश्व की जीडीपी का विकास रेट का ये चार्ट दिखाया गया है। इसमें देखो, इंडिया डॉलर जीडीपी ग्रोथ, जो ये ग्रे इस कलर में येलो टाइप में इसमें, एंड वर्ल्ड डॉलर जीडीपी ग्रोथ। तो इसमें दिखाया क्या गया है कि इंडिया का जो डॉलर ग्रोथ है वो बढ़ता चला गया है, बढ़ता ऐसे। ठीक है, ये यहां पर दिखाया गया है। अब प्रमुख क्षेत्र और उनसे संबंधित जो योजनाएं हैं वो हम इसमें बात करेंगे। तो यहां से हमारा मेन क्लास यहां से शुरू होती है। देखो, पहला है गरीब कल्याण, देश का कल्याण। ठीक है, गरीब कल्याण, देश का कल्याण। गरीबों की संख्या के प्रतिशत में कमी दिखाई गई है इस चार्ट में। तो देखो कि 2005 से 2005-6 में गरीबों की प्रतिशत संख्या 55% थी लगभग। ये 13-14 में 30%, 29.2%, मतलब लगभग 30% थी। एंड अब की बात करें 22-23 की, तो ये 11% की कमी हुई है गरीबों में। ठीक है, ये यहां से दिखाया गया है। डीबीटी क्या होता है? डीबीटी से 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। डीबीटी क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर।
ठीक है, डीबीटी से गरीबों के लिए 2.7 लाख रुपए की बचत हुई है। 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। 25 करोड़ लोग, 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। एंड पीएम स्वनिधि एक योजना के तहत 78 लाख रेडी पटरी वालों को ऋण सहायता दी गई। देखो एक मिनट, यहां पर बात की है पीएम स्वनिधि। अब ये पॉइंट बनता है कि पीएम स्वनिधि योजना किससे संबंधित है, तो पीएम स्वनिधि रेडी पटरी एंड गरीब मजदूर उनसे संबंधित है। उनके लिए लोन सरकार द्वारा लोन प्रोवाइड कराया जाता है और उनको मजबूत करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। अब इससे 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को एक ऋण सहायता, लोन की सहायता दी गई है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये गरीब कल्याण के लिए। अब आगे बात की है युवाओं की शक्तिकरण के लिए, युवाओं की शक्तिकरण के लिए बात की गई है। इसमें क्या बात की है, पीएम श्री बजट आवंटन में बढ़ोतरी हुई है। पीएम श्री बजट आवंटन में देखो 2023-24 में जो 4,000 करोड़ का था, अब वो 6,050 करोड़ का हो गया। ठीक है, 24-25 में। अब युवाओं के लिए क्या बात की गई कि 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल स्किल इंडिया मिशन के तहत, है ना, स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। तो स्किल इंडिया मिशन था, उसके तहत उन्होंने जो डाटा बताया कि 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। अगला, युवाओं की उद्यमी बनने की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए पीएम मुद्रा योजना के तहत एक योजना है जिसका नाम है पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए। अब यह क्या है कि युवाओं को उद्यमी मतलब बिजनेसमैन बनाने के लिए उनको जो ये इस योजना के तहत 43 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है, ये यहां पर बताया गया है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या बताया गया है कि आईआईटी ये डाटा मेन है। आईआईटी, अब इन्होंने जो डाटा लिया 2014 से और 2014 से 22-23 तक का है, 22 जैसे यहां पर 22 है, यहां पर 23 है। तो आईआईटी 2014 में 16 थी, अब 16 से बढ़कर 23 हो गई। ठीक है, तो कितनी बढ़ गई, 4 और 3 7 आईआईटी कॉलेज या आईआईटी बनाई गई है। एम्स 2014 तक 7 थी और ये एम्स की संख्या अब हो गई है 22, तो ये इसमें 15 की बढ़ोतरी देखी गई है 2022 तक। एंड यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय 2014 में 723 थे और अब 1113 हो गए हैं। तो ये डाटा यहां पर उन्होंने एजुकेशन सेक्टर से दिया गया है। आगे बात करते हैं अब प्रमुख क्षेत्र 2। ठीक है, किसान और अन्नदाता का कल्याण के लिए उन्होंने किसानों की तरफ भी ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ स्कीम्स बताइए। देखो, गेहूं और चावल की खरीद का बढ़ना, गेहूं और चावल की खरीद बढ़ी है, जिसका यहां पर ग्राफ दिया गया है। देखो कि चावल और ये गेहूं, अब पहले यदि 28 लाख मीट्रिक टन, कब 22-23 में, तो ये 28 से 38 लाख मीट्रिक टन हो गया चावल की क्या खरीद, कब, एक साल में 2022-23 से 23-24 में। ठीक है, इसी प्रकार गेहूं की खपत 188 लाख मीट्रिक टन से 262 लाख मीट्रिक टन हो गया एक साल में 22-23 से 23-24 में। तो ये पॉइंट यहां पर एक, एंड यहां पर बताया कि पीएम किसान के तहत पीएम किसान सम्मान निधि जो एक योजना है, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, प्रत्यक्ष डायरेक्ट बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो प्रत्यक्ष वित्तीय 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई है या दी जाती है। ठीक है,
ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं उनके लिए एग्रीकल्चर में हेल्प के लिए। ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक योजना है, पीएम फसल बीमा योजना, जिसके तहत 4 करोड़ किसानों को फसल का बीमा कवर दिया गया है। ठीक है। तो ये डाटा है, आप नोट भी कर सकते हो, जैसे एक शॉर्ट में बना सकते हो कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता एंड फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानोन को बीमा कवर दिया गया है। इसी प्रकार 3 लाख करोड़ के व्यापक वॉल्यूम का समर्थन करने वाले ENAM देखो ENAM जो है ना, से ENAM बोलते हैं, ENAM के तहत इतनी 1361 मंडियों का समेकन किया गया है। ये क्या है? एक ENAM मतलब डिजिटली मंडी है एक तरीका से, उस तरीका से ENAM इसको बोलते हैं। अब अगला पॉइंट है नारी का सम्मान या नारी शक्ति। अब नारी शक्ति के लिए श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। अब इस पॉइंट के ऊपर क्या क्या कदम उठाए, देखो उन्होंने बताया कि 2017-18 में जो ये 23.3% से 2022-23 में ये 37% हो गया है। श्रम कल्याण में या किसी भी सेक्टर में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी इतनी बढ़ गई है। कब से? 2017-18 से। ठीक है। अब महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ मुद्रा योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया गया है एंड 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% की वृद्धि हुई है। ठीक है। हाई एजुकेशन के लिए 10 साल में महिलाओं की 28% की वृद्धि देखी गई है एंड स्टेम पाठ्यक्रम में महिलाओं को 43% नामांकन या रजिस्ट्रेशन देखे गए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं 83 लाख स्वयं सहायता समूह SG स्वयं हेल्प ग्रुप की सहायता से 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी है। ठीक है। 43 लाख स्वयं हेल्प समूह से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से ये स्वयं सहायता समूह है। अब अमृत काल के लिए कार्यनीति क्या है, तो संधारणीय विकास। ठीक है। अमृत काल कितना? अमृत काल वर्ष 2070 तक निवल शून्य की प्रतिबद्धता को पूरा करना है। देखो मतलब निवल शून्य की प्रतिबद्धता को पूरा करना है कि 2070 तक भारत में कार्बन फ्री या शून्य पॉल्यूशन, जैसे पवन ऊर्जा के व्यवहार्यता अंतर अधिनियम, कोयला गैसीकरण तरलीकरण क्षमता की स्थापना एंड CNG PNG संपीड़ित बायोगैस का चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण, बायोगैस एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता। तो 2070 तक भारत को एक निवल का मतलब शून्य, निवल 2070 तक निवल शून्य की प्रतिबद्धता का पूरा करना है। ठीक है। ग्रीन एनर्जी की तरफ, छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना, प्रति माह 300 यूनिट की फ्री बिजली में 1 करोड़ परिवार की सहायता, सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई बसों को अपनाना, इलेक्ट्रिक बसों को अपनाना सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है। ई वाहन की
मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण चार्जिंग द्वारा ई वाहन इकोसिस्टम को मजबूत करना। ये बजट के पॉइंट्स है कि क्या क्या पॉइंट्स पर उन्होंने फोकस किया है। पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में सहायता के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री की नई योजना शुरू करना। गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के प्रतिशत में वृद्धि। देखो PMUY के तहत, इस योजना के तहत, पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए। ठीक है, पीएम उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला के तहत 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब तथा 72.2 लाख एलईडी ट्यूब लाइट और 23.6 लाख ऊर्जा कुशल पंखों का वितरण किया गया है। तो ये उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने एलईडी बल्ब एंड पंखे ट्यूबलाइट जो डिस्ट्रीब्यूट की, उनका डाटा यहां पर दिया गया है। और 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। ठीक है, अमृतकाल के लिए कार्य नीति क्या है? अवसंरचना और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना और इन्वेस्टमेंट को ऊपर ध्यान दिया गया है। तो लॉजिस्टिक कार्य कुशलता बढ़ाना, लागत को कम करने के लिए पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों को लागू करना। तो 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर को पूरा करना है। द्विपक्षीय निवेश समझौता के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। तो यहां पर विदेशी निवेश को भी बढ़ावा देना है। एंड उड़ान योजना, एक योजना का नाम है उड़ान। इसके अंतर्गत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार करना और नए हवाई अड्डों का व्यापक विकास करना, मतलब और भी हवाई अड्डे बनाना। एंड मेट्रो, देखो मेट्रो रेल एंड नमो भारत के द्वारा शहरों में परिवर्तन को बढ़ावा देना। तो ये रेलवे के लिए नमो भारत ट्रेन एंड मेट्रो रेल को बढ़ावा देने के लिए। पूंजीगत व्यय में वृद्धि एंड देखो पूंजीगत व्यय में वृद्धि, ये लाखों में। अब ये FY का मतलब फाइनेंशियल ईयर 2018, फाइनेंशियल ईयर 2019, फाइनेंशियल ईयर 2020। ठीक है, इसी प्रकार अब यहां से ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था ना, पूंजीगत व्यय, अब पूंजीगत व्यय कैपेक्स एज ए जीडीपी, तो ये यहां से यहां तक बढ़ा है। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर देख रखा है FDI के अंतर्गत अंतर प्रवाह को दोगुना करना। ठीक है, जो FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेश से इन्वेस्टमेंट होता है, उसको यहां पर ग्राफ में दिया गया कि 2005 से 14 तक का इतना था और 14 से 23 तक इतना हो गया USD बिलियन में। ठीक है, अब ये कुछ दिया गया कि नेशनल हाईवेज में सुधार। तो नेशनल हाईवेज में जो फाइनेंशियल 2015 से और 2022 तक इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, इतने रुपए का। एंड 2015 से 22 तक का किसमें, कार्गो ट्रैफिक एट मेजर पोर्ट्स, है ना, पोर्ट्स वगैरह में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है 581 से 720। एंड इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट में
इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये डाटा दे रखा है। एयरक्राफ्ट मूवमेंट में 16 से 25 इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। एंड नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स 74 से 149 नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हो गए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर भौतिकी सुधार भारत की। अमृतकाल के लिए कार्य नीति 5 में से 3। ठीक। समावेशी विकास, समावेशी विकास रोजगार सृजन सहित तेजी से विकास में राज्यों को सहायता करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया। आकांक्षी जिले में समावेशी विकास देखो कि ये प्रतिशत में रखा है 18 से अक्टूबर 23 तक। गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत महिला प्रतिशत 68 से इतनी हो गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत प्रति लाख जनसंख्या में नामांकित संख्या जो पहले 2018 में इतनी थी जीवन ज्योति बीमा में, अब इतनी हो गई। ठीक है, नामांकित लोगों की संख्या। हेल्थ स्वास्थ्य पर क्या फोकस किया है कि बालिकाओं जो 9 से 14 वर्ष की उम्र की है को सर्वाइकल कैंसर से टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना। बेहतर पोषण उपलब्धता बचपन में आरंभिक देखभाल विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 में तेजी लाई जाएगी। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण प्रयास। मिशन इंद्रधनुष है टीकाकरण के लिए। इसके तहत टीकाकरण प्रयास के लिए यूविन प्लेटफॉर्म एक गवर्नमेंट का उसे आरंभ किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना जो हाल ही में शुरू की गई, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आशा कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। अब ये पॉइंट है, ये आपको नोट करने हैं कि आयुष्मान भारत में ये होगा, मिशन इंद्रधनुष में ये होगा। तो मैं ऊपर से पॉइंट सारे डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि पीडीएफ लंबी है, तो अगर मैं खुद अलग से इनको वो करता तो बहुत टाइम लगता नोट करने के लिए। अमृतकाल के लिए कार्य नीति, अमृतकाल के लिए 5 में से चौथी, ये क्या कार्य नीति? समावेशी विकास। देखो अब क्योंकि अमृतकाल चल रहा है तो उसमें उसी के अंडर में सारा ये अमृतकाल में विकास के लिए अलग अलग सेक्टर में, जैसे अब यहाँ पर आवासन हाउसिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम आवास योजना, ग्रामीण, देखो यहाँ रूरल है, ग्रामीण 3 करोड़ आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट है। अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ आवास का लक्ष्य और रखा गया है। तो इस बजट में देखो 3 करोड़ का टारगेट था, उसको 3 करोड़ को पूरा करने का मतलब पास में निकट में पूरा करने वाले हैं। एंड अगले 5 साल में 2024 से अगले 5 साल के लिए उन्होंने क्या रखा है टारगेट कि 2 करोड़ लोगों को और हाउस या पीएम आवास योजना के तहत घर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ये पीएम आवास योजना के लिए आवंटन देखो 23-24 तक इतने करोड़ एंड 24-25 तक इतने करोड़। अपना घर खरीदने बनाने के लिए मध्यम वर्ग को प्रोत्साहित करने हेतु मध्यम वर्ग आवास योजना आरंभ की जाएगी। अब ये उनके लिए जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी मध्यम वर्ग आवास योजना शुरू की जाएगी। अभी जैसे अभी पीएम आवास योजना रूरल एंड पीएम आवास योजना अर्बन चल रही है, उसी प्रकार से मध्यम वर्ग आवास योजना चलाई जाएगी। अब पर्यटन क्षेत्र में क्या क्या किया है देखो, कारोबार को आकर्षित करने तथा स्थानीय उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का विकास आरंभ करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि अपने राज्य में जो भी पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन पैलेस है,
उनको और इम्प्रूवमेंट करो और उनको ऐतिहासिक पर्यटन को स्थलों का विकास करो, विकास करके उनको इस प्रकार से सेंटर द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी प्रकार 60 स्थानों पर G20 की बैठक करके वैश्विक दर्शकों को भारत की विविधता दिखाई गई। तो G20 की बैठक हुई थी ना, तो वो 60 स्थानों को मतलब जो G20 में लोग आए थे उनको 60 स्थानों की बैठक करवाई थी, 60 जगह पर। तो वो 60 जगह पर क्यों करवाई थी? क्योंकि इस प्रकार से भारत की विविधताओं दिखाई गई थी विदेश के लोगों को भी कि भारत विविधताओं का देश है। विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को दीर्घावधि के लिए लोन उपलब्ध कराना या ब्याज मुक्त ऋण देना। तो ये सेंटर की एक वो है कि यदि इस सेक्टर में विकास कर रहा है स्टेट तो उसको फ्री या मुक्त ऋण दिया जाएगा, ब्याज मुक्त ऋण। लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों में पतन कनेक्टिविटी एंड यहाँ पर पोर्ट कनेक्टिविटी, पर्यटन अवसंरचनाएं एंड सुविधाओं के लिए परियोजनाएं आरंभ की जाएगी। मतलब यहाँ पर लक्षद्वीप और कुछ अन्य द्वीपों के सहित द्वीपों के लिए योजनाएं शुरू की जाएगी, वहां को डेवलपमेंट से रिलेटेड एंड वहां की कनेक्टिविटी से रिलेटेड की वहां से इजीली कनेक्ट हो सके। अमृतकाल के लिए कार्य रणनीति 5/5 मतलब ये लास्ट। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, तो हम पहुंच गए थे यहां पर, ठीक है। तो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, सरकार फसल कटाई के क्रियाकलापों में निजी और सरकारी निवेश को बढ़ावा देगी, ठीक है। फसल कटाई के क्रियाकलापों में प्राइवेट एंड सरकारी निवेश को बढ़ावा देगी। नैनो DAP का प्रयोग करके सभी कृषि जलवायु क्षेत्र में बढ़ावा देगी। तो नैनो DAP कोई खाद है, उसका उपयोग करके कृषि जलवायु क्षेत्र में मतलब वहां की जलवायु क्षेत्रों में बढ़ावा देगी। आत्मनिर्भर तिलहन, जो तिल होती है, अभियान तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु कार्यनीति तैयार की जाएगी। तिलहन को बढ़ावा देने के लिए तिलहन के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी। डेयरी का विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत या कार्यान्वित जो योजनाएं चल रही है, इसके अंदर जो कार्य चल रही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत जल कृषि उत्पादक दोहरे निर्यात रोजगार के पर्याप्त अवसर बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, एक्वा पार्क बनाए जाएंगे। नीली क्रांति के लिए आवंटन एंड PM सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम विकास योजना के लिए आवंटन, अधिक आवंटन। देखो यहां पर डाटा दिया गया है कि करोड़ में 2025 करोड़ 22-23 तक था नीली क्रांति के लिए, और ये 2000 से बढ़कर 2025 से 23-52 2352 हो गया 24-25 में, ठीक है। इसी प्रकार से PM सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उद्यम विकास में 639 से 880 करोड़ हो गया 23-24 से 24-25 में। भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीला निष्पादन, देखो इसमें दे रखा है बेरोजगारी की दर कम करना, ठीक है। तो उन्होंने जैसे
प्रतिशत 6% से अब 3% पर, 3.2% पर 22-23 में ले आए, ये डाटा दिया गया है। एंड इधर दिया गया है जीडीपी का प्रतिशत, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सीएडी कम करना, सीएडी को कम करना। तो ये यहां पर उन्होंने यहां से 24 में यहां पर 1 तक ले आए, 1.5 से। ठीक है, डिजिटल लेन देनों में बढ़ावा, तो डिजिटल लेन देनों में 2024 में 12,000 करोड़ तक पहुंच गए। कहां से? 2018 से हम, या फिर हम यहां से ले 4020 से 4000 से 12,000 करोड़ तक पहुंच गए डिजिटल लेन देनों में बढ़ता आकार। सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में जीएनपीए कम करना, तो ये यहां से 3.2 तक पहुंच गए 11.2 से। औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रहण में वृद्धि, ये 0 लाख करोड़ से 0.9 लाख करोड़ से 1.7 लाख करोड़ पहुंच गए। और इसी प्रकार हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट देखी गई है, और वो कहां तक? 9.4 से 5.5, या 23 में 6.7 से 5.5 तक। अब बात करते हैं कराधान सुधारों की उपलब्धियां, है ना, टैक्सेज वगैरह, उनकी बात करते हैं। प्रत्यक्ष कर, जो डायरेक्ट टैक्स संग्रहण है, उनमें पिछले 10 वर्षों में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। जो डायरेक्ट टैक्स से मिलने वाली या एकत्रित होने वाली जो मनी है, उसमें पिछले 10 वर्षों में 3 गुना वृद्धि हुई है। ठीक है, जो कराधन से, मतलब टैक्सों से आने वाला जो धन है, उसमें सुधार या उपलब्धियां उनसे संबंधित ये पॉइंट है। विवरण दाखिलाकर्ताओं की संख्या में 2.4 गुना की वृद्धि हुई है। एंड तेज रिफंड, फास्ट रिफंड, धन की जो वापसी होती है, विवरणियों के औसत समाधान समय 93 दिवस 2013 से 14 से कम करके 10 दिवस रह गया। ठीक है, रिफंड की जो प्रोसेस है वो तेज कर दी। औसत एवरेज मासिक सकल जीएसटी संग्रहण वित्त वर्ष 2024 में दुगना बढ़कर 1.6 लाख करोड़ हो गया है। जो औसत मासिक महीने की जो औसत होती है जीएसटी कलेक्शन पर मंथली एवरेज 1.66 लाख करोड़ हो गया है। एंड देखो, उपभोक्ताओं का हित लाभ, रसद, लागत एंड अधिकांश वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में कमी हुई है। यहाँ पर देखो, राज्य राजस्व की कर वाईसी 0.72 से, जो 2012 से 16 से बढ़कर 1.22 या 1.22 17 से 23 में हो गई है। जीएसटी के बारे में सकारात्मक भावनाएं हैं। जीएसटी के बारे में क्या सकारात्मक भावनाएं हैं कि 94% उद्योग पट्टाकर्ता जीएसटी से परागमन को मोटे तौर पर सकारात्मक मानते हैं। ठीक है, 94% जो जीएसटी को मोटे तौर पर पॉजिटिव मानते हैं। 80% प्रत्युत्तरदाता महसूस करते हैं कि जीएसटी से आपूर्ति श्रृंखला स्पष्टीकरण हुआ है। दो 2019 में आयात निर्गत समय में गिरावट। देखो, 2019 में जो आयात और निर्गम
समय में गिरावट हुई है, मतलब जो आयात होता था और निर्गम होता था, जो समय लगता था उसमें अब कम समय लगने लगा है। जैसे एलेंडर कंटेनर डिपो में 47% का, जो ये कंटेनर जो आते थे उनके टाइम में 47% का गिरावट आई है। एंड एयर कार्गो परिसर में 28% टाइमिंग का डिक्लेरेशन मिला है। बंदरगाहों में 27% प्रतिशत का टाइमिंग का डिक्रीजमेंट मिला है, तो कम हुआ है टाइम। अब यहां पर है टैक्स के प्रस्ताव, कर प्रस्ताव, ठीक है। कराधान में निरंतरता, स्टार्टअप और सार्वजनिक संपदा निधियों, पेंशन निधियों द्वारा किए गए निवेशों में कतिपय करहित लाभ 31/3/2024 को पूर्व कालित हो रहे कुल IFSC यूनिट को दी जाने वाली या दी जा रही कुल छूटों में इतने तक छूट दी गई है। अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो छूट दी गई है टैक्स वगैरह के, वो 31/3/2024 को जो पहले फिक्स थी, अब वो 31/3/2025 तक बढ़ा दी गई है। किसके लिए? स्टार्टअप, सार्वजनिक संपदा निधियों, पेंशन निधियों द्वारा किए गए निवेशों में, ठीक है। इन सेक्टर में जो निवेश किए गए तो उनके लिए जो लाभ दिनांक इतने से इतने के बीच उनके छूट दी गई है, ठीक है। बकाया प्रत्यक्ष कर मांग से छूट, तो 10 वित्त वर्ष 10 वर्ष तक के बकायों में 25,000 तक की छूट हुई है। एंड वित्त वर्ष 11 वर्ष से वित्त वर्ष 15 तक के लिए 10,000 तक की छूट दी गई। 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होने की इससे आशा है, इस छूट से। पुराने कर दरों को बनाए रखा गया है। जैसे आयात शुल्क, जो इंपोर्ट शुल्क सहित प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, वो पहले जैसे ही मौजूदा है। मौजूदा घरेलू कंपनियों की निगम कर 22% और कुछ नई विनिर्माण कंपनियों का 15%। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं की कोई देय नहीं होगी। मतलब जिसकी 7 लाख तक की आय है उसको कोई टैक्स, वो आय टैक्स फ्री होगी, ठीक है। वो आय टैक्स फ्री होगी, नई टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत है। पहले जो 5 लाख थी अब वो 7 लाख कर दिए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहां पर रुपए कहां से आता है और कहां पर जाता है, ये यहां पर इसमें दिखाया गया है। देखो रुपए कहां से आता है इस चार्ट के द्वारा दिखाया गया। तो सबसे ज्यादा मनी हमारे उधार जो देते हैं उससे, उधार के ब्याज से आता है। उधार दे एवं अन्य देताओं से 28% जो सबसे ज्यादा आता है वो 28% उधारी से आता है। दूसरा कहां से आता है सबसे ज्यादा? दूसरा आता है टैक्सों से, जो आयकर से, आयकर से आता है, और वो कितना आता है? 19%, ठीक है। तो ये दूसरा 19%। एंड तीसरा कहां से आता है हमारा? 17% कॉरपोरेशन टैक्स से, कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है। तो पहला उधारी से, दूसरा आयकर से, इनकम टैक्स या आय कर से, तीसरा हमारा कॉरपोरेशन टैक्स से, ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स से। अब चौथे नंबर पे हमारा विभिन्न प्रकार के अलग अलग टैक्सों से चौथे नंबर पर आता है। एंड केंद्रीय उत्पादक शुल्क, इससे आता है हमारा 5%, और सीमा शुल्क से 4%, और अन्य विभिन्न पूंजीगत प्राप्तियों से 1% आता है, ठीक है। अब देखो जीएसटी से 18% आता है, जो चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर जीएसटी से आता है। पहले नंबर पर उधार से 28, आयकर से 19 और 18 जीएसटी से। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है। और रुपए जाता कहां पर है? देखो
ये जाता कहाँ पर रुपए, बहुत वो दिखाया। सबसे ज़्यादा मनी या रुपए का खर्चा किस में होता है, तो वो होता है हमारा भुगतान में। और किसका भुगतान, लोन जो लेते हैं उसका ब्याज भुगतान में होता है। ठीक है। उसके अलावा सबसे ज्यादा खर्चा सबसे ज्यादा खर्चा होता है करों, टैक्सों और शुल्क राज्यों के भाग में। जैसे राज्यों को सेंटर रुपए देता है उनमें और टैक्सों में। और उसके बाद 20% इधर है और 20% ये बराबर है। ठीक है, तो ये बराबर है और 20% ही हमारा ब्याज भुगतान में होता है। तो पहला एंड ये भी पहला ही है, ये दूसरा मान लो। एंड तीसरा होता है हमारा सबसे ज्यादा इसमें क्षेत्र की योजनाओं में, मतलब जो योजनाओं में जो रुपए खर्च होता है, जैसे आवास योजना और पीएम सम्मान निधि, अलग अलग योजनाएं, उनमें जो खर्च होता है वो होता है तीसरे नंबर पर रुपए उसमें खर्च होता है। चौथे नंबर में वित्त आयोग एवं उसके ट्रांसफर, मतलब वित्त आयोग से संबंधित रुपए जो ट्रांसफर होते हैं उसमें। एंड चौथा या पांचवा नंबर हमारा केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं। देखो यहाँ पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना, केंद्र में जो पर्टिकुलर केंद्र की योजनाएं, ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं, उनमें होता है 8%। सब्सिडी में होता है हमारा 6% और रक्षा में होता है 8%। इसी प्रकार अदर व्यय, अदर एक्सपेंस होता है हमारा 9% और 4% पेंशन में चला जाता है। तो ये रुपए कहाँ जाता है, ये यहाँ का इसका ब्यौरा दिया गया है। विशिष्ट मंत्रालय को आवंटन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। अब यहाँ से आपको नोट करना है कि किस मंत्रालय को और सबसे ज्यादा किस मंत्रालय को दिया गया है। तो देखो सबसे ज्यादा 6.2 लाख करोड़ किसको दिया गया है, हमारे रक्षा मंत्रालय में। ठीक है, 6.2 लाख करोड़। इसी प्रकार सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय को दिया गया है 2.78 करोड़। ठीक है, रेल को दिया गया है 2.55 लाख करोड़, 2.55 लाख करोड़ रेलवे को दिया गया है। उपभोग खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को दिया गया 2.13 लाख करोड़ और गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री में दिया गया है 2.03 लाख करोड़, 2.03 लाख करोड़। ग्रामीण को दिया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय में 1.77 लाख करोड़ एंड रसायन उर्वरक में 1.68 और संचार में 1.37 और 1.27 दिया गया है कृषि कल्याण मंत्रालय को। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन रुपए। वो तो मंत्रालय हो गए जिसमें अलग अलग मंत्रालयों में इतने इतने रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अब जैसे महात्मा गांधी या मनरेगा जिसको बोलते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके तहत जो 23-24 में 60,000 करोड़ रुपए, तो अब ये 86,000 करोड़ हो गए। ठीक है, 86,000 करोड़ हो गए। इसी प्रकार आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले 23-24 में 7,200 करोड़ थे, अब 7,500 करोड़ रुपए इन्होंने बढ़ा दिए गए। ठीक है, इस प्रकार उत्पादन संबंधित जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनके उत्पादन में तो पहले 46-45 थे, 4,645 और अब ये 6,200 रुपए, 6,200 करोड़ रुपए हो गए। इसी प्रकार सेमीकंडक्टर डिस्प्ले विनिर्माण, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है वो सेमीकंडक्टर वगैरह यूज आते हैं उनमें, तो उसमें 3,000 करोड़ से 6,903 करोड़, एक तरीका से डबल से भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, इसी प्रकार सौर ऊर्जा में देखेंगे तो यहाँ से 4,970 से 8,500 करोड़ में, और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 297 से 600 करोड़ रुपए देखे गए। अब यहाँ पर ये प्राप्ति और उसका वो ब्यौरा दे रखा है कि राजस्व प्राप्ति एंड पूंजीगत प्राप्ति 2000, राजस्व प्राप्ति 30 एंड 30 लाख करोड़ एंड यहाँ पर इतने ये 17.6 उसके लिए, जबकि व्यय है 36 प्राप्ति तो है 30 और व्यय है 36 राजस्व, है ना। तो
तो यहाँ पर राजस्व जो घाटा हो जाएगा वो लगभग 6.5 का देखे जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर घाटा नहीं, यहाँ पर 17 कितना, एक मिनट, 17.6 से जो अंतर आ जाएगा यहाँ पर 2.6 का प्रॉफिट। ठीक है, तो इस पीडीएफ में, इस क्लास में हमने एक तरीका से जो बजट 2024 का ग्लैंस था, मतलब एक तरीका से ओवरव्यू हमने या मोटा उनकी पीडीएफ में जो देखा। अब बजट से संबंधित एक अगली वीडियो भी मैं लेके आऊंगा जिसमें बजट के क्वेश्चंस एंड बजट के शॉर्ट में मोस्ट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस के साथ पॉइंट्स जो डिस्कस हम अगली क्लास में करेंगे। ये क्या है कि ये भारत सरकार की जो वित्त विभाग की वो थी, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आपको एक तरीका से बजट का ओवरव्यू दिखाया गया है। इसमें से मोस्ट पॉइंट आप नोट्स कर सकते हो वीडियो को रोक के। तो चलिए वीडियो एक क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास में। ठीक है, एक मिनट, एक चीज और बता देता हूं। ये यहां पर देखो, थोड़ा छोटा कर देता हूं। ये यहां पर है बजट की रूपरेखा। देखो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट डिस्कस करने लायक है। यहां पर लिख रहा है इन लाख करोड़। ठीक है, बजट साइज है, अब की बार की बजट की जो साइज है वो है, बजट की साइज है 47.66 लाख करोड़। ठीक है, अब ये यहां पर बता रखा है कि ये इधर से मनी आ रही है और इधर से मनी जा रही है। ठीक है, अब यहां पर जैसे ग्रॉस टैक्सेस रेवेन्यू है ना, तो इसमें ग्रॉस टैक्सेस रेवेन्यू में कस्टम से 2.31, अदर से 0.5, जीएसटी से 10.68 लाख करोड़ एंड यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 3.19 लाख करोड़, टैक्सेस एंड इनकम से 11.6 लाख करोड़ और इसी प्रकार यहां पर कॉरपोरेशन टैक्स से 10.43 लाख करोड़ एंड ये यहां पर जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, मतलब टैक्स का ग्रॉस रेवेन्यू इन टैक्सों से प्राप्त होके टोटल 38.33 टैक्स रेवेन्यू था, ग्रॉस था ये। अब नेट कितना हुआ सबको निकाल के, किस किस को निकाल के, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस इसको निकाल के, कॉर्पोरेशन टैक्सेस, ठीक है, एंड ये ट्रांसफर एनडीआरएफ फंड को निकाल के, इन सबको निकाल के जो नेट टैक्स रिसिप्ट बची थी वो हमारी 26.02 लाख करोड़ बची थी। ठीक है, ये तो टैक्स की प्राप्ति और टैक्स का जो हमारे बजट की साइज में इन्वॉल्व था वो 26.2 था। ठीक है, अब यहां से देखो यहां पर क्या बताया, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स एंड यहां पर ये अदर से एंड डिविडेंड प्रॉफिट्स। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार यहां पर बजट साइज में कैपिटल रिसिप्ट टोटल 17.64 और यहां पर नेट टैक्स प्रॉफिट है, नेक्स्ट टैक्स रिसिप्ट मिली है 26.02। ठीक है, इन दोनों को मिला के यहां पर और कुछ ये मिल गए, इन दोनों को मिला के 46.66 बजट की साइज हो गई। अब इतना रिसिप्ट हो गया, अब ये जाएगा कहां पर, देखो 19.96, मतलब लगभग 20 लाख करोड़ हमारा स्कीम्स पर खर्चा हुआ है। इसी प्रकार से 27.70 लाख हमारा ट्रांसफर, एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर है।
और इधर जो इस स्कीम में सेंट्रल सेक्टर की स्कीम में जो गया है वो गया है 14.94 लाख, 14.94 लाख। साथ ही इसमें से जैसे जनरल सर्विस में गया इतना, इकोनॉमिकल सर्विस में गया इतना, एंड अदर्स में गया इतना, सोशल सर्विस में गया इतना, और बाकी सब्सिडी में गया 4.09। अब 4.09 सब्सिडी में, अदर्स में गया 0.28 लाख करोड़, 1.64 लाख करोड़ फर्टिलाइजर, फूड्स में गया है 2.5 करोड़, पेट्रोलियम में गया है ये टोटल 0.12 करोड़, एंड ये अदर्स में गया है 0.35 करोड़। इसी प्रकार ये यहां से गया है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्स स्कीम, जो सेंट्रल के द्वारा स्पॉन्सर की गई स्कीम है वो 5.2 लाख करोड़, 5.02 लाख करोड़। ठीक है, इसमें 3.8 लाख करोड़ तो स्कीम्स में गया और बाकी ये कोर ऑफ स्कीम्स में इतने गया है। ठीक है, अब देखो जो 27.70 लाख करोड़ गए थे ट्रांसफर एस्टेब्लिशमेंट वगैरह में, तो उसमें देखो कि ट्रांसफर टू स्टेट्स 4.2, ठीक है, और अदर ट्रांसफर में गए 3.50 लाख करोड़, 3.69 अदर एस्टेब्लिशमेंट में, और 7.68 लाख करोड़ टोटल एस्टेब्लिशमेंट में। सैलरीज में गए 1.59 करोड़, एंड पेंशन में गए 2.40 लाख करोड़। ठीक है, यहां पर अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर है 15.19 लाख, 15.19 लाख का अदर एक्सपेंडिचर। ये है टोटल 11.90 इंटरेस्ट में, एंड ऑटोनोमस बॉडीज में 1.29। ठीक है, तो ये इसमें एक मोटा मोटा ब्यौरा दिया गया है।